हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है यह है इंडिया के दो सबसे ज्यादा फेमस पर्सन के बारे में। आज के इस वीडियो के टॉपिक में आप सुनने वाले हैं दो ऐसे नाम जिनका नाम एशिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आता है, और उन दोनों फेमस पर्सन का नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और आप सभी ने इन दोनों फेमस पर्सन के बारे में तो सुना ही होगा। और ये दोनों व्यक्ति सिर्फ इंडिया में या एशिया में ही फेमस नहीं है, बल्कि ये दोनों दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में इन दोनों बिजनेस टाइकून्स के लाइफ के स्टार्टिंग स्टेज से लेकर अब तक की जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। एशिया के रिचेस्ट मैन के लिस्ट में 2019 के बाद से दो भारतीय दिग्गजों यानी कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का कब्जा हो गया है, और उनके पीछे अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री है। ये दोनों भारत की इकोनॉमी पर राज कर रहे हैं। अगर आप भारत में रहते तो आप अंबानी द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटरनेट और अडानी द्वारा प्रोवाइड किए गए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे होते, और आप अंबानी द्वारा खोले गए ऑनलाइन स्टोर्स पर जाते और अडानी द्वारा बनाए गए रोड्स पर चलते। आप अंबानी द्वारा प्रोड्यूस्ड टीवी प्रोग्राम देख रहे होते और अडानी द्वारा ऑपरेटेड एयरपोर्ट पर जाते, और आपकी लाइफ ऐसी ही होती। इन दोनों बिजनेस एम्पायर से दूर रहना लगभग इम्पॉसिबल है। मीडिया द्वारा मुकेश अंबानी को भारत का रॉकफेलर कहा जाता है, और उनके पास राज्य से भी ज्यादा पैसा है। अडानी ने 2020 के मध्य में शाइन करना स्टार्ट किया था, और उस साल दुनिया में सबसे फास्टेस्ट वैल्यू ग्रोथ वाले व्यक्ति बन गए, और वो न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। हालांकि इस साल उन्हें वॉल स्ट्रीट की एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी ने बाहर निकाल दिया और उनकी वैल्यू में तेजी से गिरावट आ गई। तो चलिए जल्दी से भारत के दो टॉप टाइकून्स पर नजर डालते हैं। अडानी का बॉर्न 1962 में भारत के गुजरात में स्थित एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे। बचपन से ही अपने पिता के इन्फ्लुएंस से उन्हें बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने सेकंड ईयर के दौरान कॉलेज छोड़ दिया और पीवीसी इंपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। 1988 में 26 साल की उम्र में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जो कि करंट अडानी ग्रुप का प्रेडेसेसर था। उनका मेन बिजनेस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। कारोबार का विस्तार पीवीसी से लेकर एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी तक भी हुआ। 1991 भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया और मार्केटेशन की ओर बढ़ गया, और इसने कई स्टेट ओन्ड फर्म्स को भी प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया। अडानी ने इस वेव का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ गए। उन्होंने 1995 में अपने होम टाउन गुजरात में एक पोर्ट का गवर्नमेंट से अनुबंध करके एक इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया। अडानी ट्रेडिंग में इंगेज है और इकोनॉमी के फुल मार्केटेशन के कैच को मैनेज करते हैं। उन्होंने पोर्ट का अनुबंध भी किया। आपको ये जानने के लिए ज्यादा देर तक सोचने की जरूरत नहीं है कि उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा रहा होगा। साल 2000 तक अडानी गुजरात के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून बन चुके थे। हालांकि इस समय वो पहले से ही बहुत ही अमीर थे, लेकिन अगर आप पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं थे। उनके आगे बढ़ने का अगला कदम उनके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक पर डिपेंडेंट था। 2001 में गुजरात में मोदी नाम के एक मंत्री ने पदभार संभाला। क्या आप उन्हें जानते हैं? शायद आप उन्हें जानते होंगे। वो व्यक्ति भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अडानी और मोदी का रिलेशन काफी अनोखा है। उस समय जब मोदी जी गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटिंग संभाल रहे थे, उन्होंने पॉलिटिक्स और बिजनेस को मिला दिया। जैसे कि आप मुझे इलेक्ट होने और एरिया को डेवलप करने में हेल्प कीजिए और मैं आपको जमीन दूंगा और आपका बिजनेस बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट कुछ जमीन ऑर्डिनरी प्राइवेट कंपनीज को बेचती है तो प्राइस 470 से 1110 रूपए पर स्क्वायर मीटर है। हालांकि अडानी को ये जमीन सिर्फ 32 रूपए पर स्क्वायर मीटर की कीमत पर मिली, और कुछ जमीन के प्राइसेस तो और भी कम थे। और ये तो सिर्फ एक ही केस है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम गवर्नमेंट से कितना लाभ मिला होगा। बाद में 2014 में मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्हें पूरे भारत में ट्रैवल करना था। वो अडानी ग्रुप द्वारा प्रोवाइड किए गए हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन्स में ट्रैवल कर रहे थे, और भारतीयों को अब इससे कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे जैसे मोदी जी के जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे, अडानी के शेयर्स के प्राइसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ रहे थे। और एंड में जब मोदी जी सक्सेसफुली इलेक्ट हो गए तो अडानी के शेयर्स के प्राइसेस 3 गुना हो गए थे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया ने इसे साफ करने की कितनी कोशिश की, लेकिन कैपिटल मार्केट अभी भी काफी ज्यादा ऑनेस्ट था, और सभी भारतीयों को ऐसा लगता था कि अडानी और मोदी जी आपस में मिले हुए हैं। और बाद में 2018 में भारत 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी करना चाहता था। एविएशन बिजनेस का कोई भी अनुभव न रखने वाले अडानी ग्रुप ने सभी 6 बोलियां जीत ली, और वो भारत में सबसे बड़े प्राइवेट एविएशन ऑपरेटर बन गए। अब तक अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज हैं, जो ट्रांसमिशन, माइनिंग, पावर पोर्ट्स, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करती है। और जहाँ तक अडानी की बात है तो मैं आपको बता दूं, अपने कुछ पब्लिक स्पीचेस में वो हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं कि अडानी ग्रुप पूरे भारत कंट्री से डीपली जुड़ा हुआ है। अगर कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरे भारत पर हमला कर रहे हैं। अब कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, और ये ट्रिक सच में काफी इफेक्टिव है। ये अडानी ग्रुप के शेयर्स को एक नेशनल टीम की तरह फियरलेस बनाता है। तो हमने ये बताया कि अडानी बेसिकली इस फैक्ट पर डिपेंड करते हैं कि उनके पास मोदी जी जैसे अच्छे पार्टनर हैं। और दूसरी ओर एक और टाइकून अंबानी है। वो बेसिकली अपने फादर पर डिपेंडेंट थे।
मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में हुआ था और वो अडानी से 5 साल बड़े हैं। और उनके पिता सीनियर अंबानी ने 1958 में, जब अंबानी 1 साल के थे, तब रिलायंस नाम की एक कंपनी स्थापित की, जिसने बाद में पूरे भारत में धूम मचा दी। उस समय इसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहा जाता था और कंपनी मेनली पॉलिस्टर फाइबर बिजनेस में इंगेज थी। और फिर धीरे धीरे कंपनी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक एक्सपेंड हुआ, क्योंकि उस समय भारतीय इकोनॉमी में सबसे कॉमन चीज लाइसेंसिंग सिस्टम था। अगर आप वहाँ कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस इशू करवाना होगा और ये बहुत ही परेशानी वाला काम था। हालांकि मिस्टर अंबानी गवर्नमेंट के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहे और कीमती लाइसेंस ले लिया। कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और 1977 में सक्सेसफुली लिस्टेड हो गई। और उस समय मुकेश अंबानी की एज 19 ईयर थी। ये तो परफेक्ट एज थी। जब उनके पिता की कंपनी लिस्टेड हुई तब वो अडल्ट थे। उन्होंने जल्द ही अपने पापा की कंपनी ज्वाइन की। 1980 में जब स्टैनफोर्ड में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके पिता ने उन्हें ये कहकर वापस बुला लिया कि मुझे तुम्हें बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। और उसी समय अंबानी के 2 साल छोटे भाई अनिल को भी बुलाया गया और उस समय उन तीनों ने साथ मिलकर संघर्ष किया और प्रॉब्लम सॉल्व किए और अपने बिजनेस को ऑयल और टेलीकम्युनिकेशन तक एक्सपेंड किया। 2000 की शुरुआत तक रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और वो भारत में एक बहुत ही फेमस फैमिली बन गए और इसीलिए उन्हें भारत का रॉकफेलर भी कहा जाने लगा। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं चले। 2002 में धीरूभाई अंबानी की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के साथ कोई वसीयत नहीं छोड़ी और कोई ट्रस्टी भी सेट नहीं किया था। बड़े बेटे मुकेश और उनके भाई में काफी लड़ाई हुई और एंड में उनकी माँ थी जो कि खड़ी हुई और स्थिति को संभाला। 2005 में मेगा रिलायंस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा गया और इसका इम्पैक्ट काफी बुरा था। ये उस समय भारत में लगभग 1/4 शेयर होल्डर को कवर करने वाला एक बड़ा ग्रुप था। बड़े भाई को ऑयल और गैस, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग मिला और उनके छोटे भाई अनिल को पावर, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस मिला। आखिरकार भारत के पूरे मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाली एक फाइट खत्म हो गई। सबको ऐसा लगा कि बिजनेस 50-50 डिवाइडेड है, लेकिन मेनली और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बड़े भाई अंबानी को दे दिया गया और इसी बीच छोटे भाई का बिजनेस खराब होते जा रहा था। टेलीकॉम बिजनेस लगभग बैंकरप्ट हो गया और $80 मिलियन का कर्ज चुकाने में बड़े भाई की मदद मिली। अनिल जेल जाते जाते बच गए। अंबानी की ओर से उन्हें विरासत में मिला पूरा कारोबार एक कम्प्लीटली डिफरेंट सीन है। टू बी ऑनेस्ट, उस समय मीडिया ने ये सोचा था कि फाउंडर की डेथ और भाइयों की लड़ाई पूरे ग्रुप के एंड का संकेत हो सकता है। लेकिन मुकेश अंबानी का बिजनेस माइंड काफी अच्छा है। उन्होंने न सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग में अपना मोनोपोली पोजीशन स्ट्रांग रखा, बल्कि नए बिजनेस भी खोले हैं। 2006 में उन्होंने रिटेल बिजनेस में एंट्री की और भारत के सबसे बड़े रिटेलर बन गए। 2016 में उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में एंटर किया और रिलायंस के पास ओरिजिनली टेलीकॉम बिजनेस भी था। ये बिजनेस तो उनके छोटे भाई के पास था, मगर अंबानी के लिए ये काफी डिफरेंट है। इस बार उन्होंने कैनोनाइज किया और अपने वेल्थ और स्ट्रेंथ पर भरोसा करने में सक्षम थे। उन्होंने रिलायंस जियो नाम से एक नया मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट किया और फिर स्टार्टिंग में उन्होंने 6 महीने के लिए फ्री हाई स्पीड इंटरनेट दिया और उनके प्राइसेस हाफ रखे और प्राइस वॉर के बाद इसने तेजी से मार्केट पर कब्जा कर लिया और भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। फादर की डेथ के बाद अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू 40 गुना बढ़ गया। अंबानी खुद 2019 से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की गद्दी पर बैठे हुए हैं। इस ओल्ड मैन का वाकई काफी हाई प्रोफाइल है। उनके द्वारा किए गए सबसे फेमस कामों में से एक है अपनी फैमिली के लिए 37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया को कवर करने वाली 27 मंजिला इमारत को डिजाइन और बिल्ड करवाना। इसमें 600 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज हैं और वहाँ 3 हेलीपैड और 6 स्टोरी पार्किंग लॉट है, जहाँ 160 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स पार्क्ड है। ये कई वर्क ऑफ आर्ट से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस इमारत के निर्माण में लगभग $1 बिलियन लगे थे। पूरी रिलायंस इंडस्ट्री भी अंबानी के फास्ट पर्सनालिटी के जैसे ही बहुत ही हाई प्रोफाइल है। इन दोनों जायंट्स के कंपनीज द्वारा होस्टेड कोई भी स्पीच और कॉन्फ्रेंस नेशनल इवेंट के समान होता है और पिछले साल के एंड तक दोनों टाइकून्स अपने कैरियर और नेटवर्थ के शिखर पर पहुंच गए। वो दोनों दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गए। पिछले साल के एंड तक अंबानी का नेटवर्थ $94.8 बिलियन था, जो कि दुनिया में 8 नंबर पर था, और अडानी का नेटवर्थ $150.8 बिलियन था, जो कि दुनिया में 3rd नंबर पर था। भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी अब अंबानी की संपत्ति से बहुत पीछे हैं और हम सब तो और भी ज्यादा पीछे हैं। चलिए अडानी की वैल्यू गिरने से पहले की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इन दोनों द्वारा कवर किए गए बिजनेस फील्ड्स पर एक नजर डालते हैं। बहुत से ओवरलैप नहीं हुए थे। अडानी का ज्यादातर भरोसा गवर्नमेंट रिलेशन पर था, तो यहाँ आपने देखा कि बिजनेस मेनली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पावर, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और ट्रांसमिशन है। इस बीच अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री लगभग हर चीज को कवर करती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कवर करते हैं वो ऑयल, रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस है। पिछले साल के अंत तक टोटल मार्केट वैल्यू दोनों के लिए लगभग सेम $200 बिलियन से ज्यादा का था। ये तो अलीबाबा के जितना ही है, लेकिन ये सिर्फ 200 के आसपास है। हालांकि उनका मार्केट वैल्यू दोनों हीरोज के हेजमनी के लिए फाइट करने जैसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप उतना रिच नहीं है। उनका टोटल रेवेन्यू सिर्फ $20 बिलियन है और दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्री अडानी से 5 गुना ज्यादा यानी कि $100 बिलियन का है। ज्यादातर इंडियंस जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री एक रियल जाइंट कंपनी है। सबको ऐसा लगता है कि अंबानी ने 27 मंजिला बिल्डिंग बना ली है, इसीलिए वो अमीर है, मगर उनके पास सच में बहुत ज्यादा पैसा है। सालों पहले की तुलना में अडानी उतने अमीर नहीं थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो फेमस
नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो ज्यादा फेमस नहीं है। अडानी लो प्रोफाइल पर्सन थे, लेकिन 2020 से वो सडनली फेमस हो गए। उनकी कंपनी के सभी शेयर्स की कीमतें 20 गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि उन्होंने अंबानी को भी एशिया के सबसे अमीर आदमी की गद्दी से भी उतार दिया और सब सरप्राइज हो गए जब पूरी दुनिया ने ये देखा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी बन गए। सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये कौन है, क्या अंबानी ने अपना नाम चेंज कर लिया है? बात यह है कि अडानी ग्रुप के बिजनेस में कोई बड़ा सुधार या पॉजिटिव साइन नहीं देखा गया, लेकिन उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे। क्या आप भी एक्साइटेड नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। एक फेमस वॉल स्ट्रीट शॉर्ट सेलिंग एजेंसी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस साल 24 जनवरी को एक ट्वीट भेजकर कहा था कि हम इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड को रिलीज करेंगे और कुछ ही घंटों बाद 100 से ज्यादा पेजेस की एक शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें अडानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। उन्होंने रिपोर्ट में कई एविडेंस गिनाए और ये कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप पब्लिकली लिस्टेड है, लेकिन अडानी और उनके पार्टनर्स के पास लगभग 75% शेयर्स थे और ये रेशियो किसी लिस्टेड कंपनी के रेशियो जैसा नहीं लगता है। अगर अडानी के पास अकेले इतने सारे शेयर्स हैं, तो मार्केट में चल रहे एक्चुअल शेयर्स वास्तव में बहुत कम है। फिर स्टॉक के प्राइसेस में हेरफेर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो स्टॉक खरीदने के लिए बस थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं और स्टॉक की कीमत धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर उनके हाथ में मौजूद 75% शेयर्स की भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट में बेसिकली यही कहा गया है। अडानी का ट्रिक ये था कि उनके भाई ने मॉरिशस और कैमन आइसलैंड में सीक्रेटली कम से कम 38 शेल कंपनी स्थापित की थी और वो सीक्रेटली अपनी ही कंपनीज के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे, ताकि एक तरफ वो अडानी ग्रुप की ज्यादा शेयर्स को कंट्रोल कर सके और साथ ही इन शेल कंपनीज के प्राइसेस में हेरफेर कर सके। और बाद में पता चला कि इन शेल कंपनीज द्वारा किए गए लेन देन में अडानी ग्रुप के स्टॉक ट्रांजैक्शंस का 30 से 50% हिस्सा था, जिसके कारण उनके स्टॉक का कीमत अनुचित रूप से तेजी से बढ़ा और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने के बाद अडानी इस शेयर्स को बैंक में जाकर बंधक के रूप में यूज कर सकते थे और फिर नेक्स्ट राउंड में एंटर करने के लिए नए फंड लोन दे सकते थे। आप देख सकते हैं कि एविडेंस की पूरी चेन एकदम सही है। इसीलिए रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई। उन्होंने 5 दिनों के बाद तुरंत पलटवार किया। उन्होंने 400 से ज्यादा पेजेस की एक रिपोर्ट पब्लिश की। भले ही ये यूजफुल हो या नहीं, सभी डेटा वहाँ अवेलेबल है। उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है और उन्होंने एक वीडियो बनाकर सभी थिक और हवी बातें कही। अडानी ने खुद एक वीडियो भी बनाया था और कहा कि हमारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज किया और वो ये कि हमारी कंपनी भारत के लिए काम करती है और आप मुझे अटैक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप भारत पर अटैक कर रहे हैं और वॉल स्ट्रीट वाले जानबूझकर हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मार्केट इस पर भरोसा नहीं करती है। शेयर के प्राइसेस अभी भी काफी नीचे गिर रहे हैं। एक महीने के अंदर अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू और अडानी के नेटवर्थ आधे से भी ज्यादा गिर गए। तो अब एशिया के रिचेस्ट मैन की कमान अंबानी के हाथ में लौट आई है। हालांकि उनकी वैल्यू हाफ हो गई है। अडानी अभी भी दुनिया में 23rd रैंक पर है। इसकी तुलना चाइना के सबसे अमीर आदमी जोंग शुई से की जा सकती है और अगले साल मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो सक्सेसफुली चुने जा सकते हैं तो अडानी ग्रुप के प्रोस्पेक्ट्स लिमिटलेस होंगे। और ये दोनों टाइकून्स हैं। एक अपने फादर पर डिपेंड करते थे और दूसरा अपने दोस्त पर डिपेंड करते हैं। एक सच में पावरफुल है, जबकि दूसरा बस दिखावा है। एक कार्ड्स खेलने में कच्चे हैं और दूसरे दिन भर कंट्री के हित की बात करते रहते हैं। एक का नाम है अंबानी और दूसरे का नाम है अडानी। भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कैपिटा जीडीपी यूनाइटेड स्टेट के 1/3 से भी कम है। यहाँ पर 2 एशियन टाइकून्स का जन्म हुआ है। उनकी पूरी संपत्ति भारत के पॉपुलेशन के बॉटम के पूरी संपत्ति के बराबर है और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इन दोनों लोगों की संपत्ति 350 मिलियन लोगों की संपत्ति के बराबर है। क्या इन दोनों टाइकून्स का होना कंट्री के लिए ब्लेसिंग है या कंट्री के लिए दुर्भाग्य है? ड्रेंडी म्यांमार यूट्यूब चैनल ने कमेंट किया है, मैं पिछले महीने भारत गया था और वहाँ की सड़कें सच में काफी गंदी और मैसी थी, लेकिन मैंने अमीर घरों को देखा और शॉप्स को भी देखा। वो सच में हेवन और हेल के बीच फर्क जैसा है। हॉक्शियन लू 8705 ने कमेंट किया है, उम्मीद है कि भारत में बिजली सप्लाई की प्रॉब्लम समय रहते सॉल्व हो जाएगी। सेक पिंगमो 9863 ने कमेंट किया है, ये वीडियो सच में बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे भारत का दूसरा साइड भी जानने को मिला। जस्ट कीप बाइंग ने कमेंट किया है, ऐसा लगता है कि भारत में करप्शन 1 या 2 दिन नहीं होता है, बल्कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये लोग जो भारत में करप्शन की बात कर रहे हैं, इन्हें ये बात लेफ्ट विंग्स को कहना चाहिए। और ये तो कभी कभी ऐसे बात करते हैं मानो जैसे कि भारत में लॉ और संविधान बस ऐसे ही बनाया गया है। टेडी लियो RW ने कमेंट किया है, इनफैक्ट कोई भी मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच अनिवार्य रूप से असमान इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में बेजोस और जकरबर्ग है और चाइना में जैक मा है। फाइनल कंक्लूजन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। अगर जनरली कहूँ तो जो असमान है वो असमान ही है, मगर ओवरऑल वॉलफेयर अभी भी बढ़ेगा और ये इन सब के लिए अच्छा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को लेकर डिप्रेशन का कॉस्ट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। कुरोको 6922 ने कमेंट किया है, $2000 से भी ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी वाले कंट्री में एक रिच मैन की संपत्ति $150 बिलियन से भी ज्यादा है और वो इतने अमीर व्यक्ति हैं जो फ्रेंचाइज मोनोपोली और पॉलिटिकल और बिजनेस कोलोशन पर निर्भर करते हैं।
इस कंट्री का डेवलपमेंट निश्चित रूप से फास्ट हो रहा है। फिजिकल ईयर 2022 से 2023 तक के लिए भारत की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक के 7% के अनुमान से भी काफी ज्यादा है। तो ऐसी कंट्री जिसका ग्रोथ रेट उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ निश्चित है। शियोंग शोई 795 ने कमेंट किया है, सिविल सर्वेंट्स पैसे के लालची नहीं होते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स मरने से नहीं डरते हैं और इस कंट्री के ग्रोथ की उम्मीद भी है। मिस्टर लिमकी ने कमेंट किया है, फाइनेंस से इंडिया के इकोनॉमिक ऑपरेशन के बारे में जाने और नए नॉलेज गेन करने की कोशिश करे। यूजर DG5BQ ने कमेंट किया है, अडानी बहुत ही पावरफुल है। जब तक ये नेशनल जस्टिस से लिंक बनाए रखते हैं, ये चाइना में भी फेमस हो सकते हैं। गौतम अडानी ऑलरेडी दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट ताइवानी मीडिया के रिपोर्ट में चैंग शेंगलिंग को एज ए की अडानी शेयर होल्डर और क्लोज बिजनेस पार्टनर बताया गया है। क्विंग यान ग्ल्यू 2364 ने कमेंट किया है, हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है और 60% से भी ज्यादा शेयर्स रिलायंस के पास है, इसीलिए हम बेसिकली फंड्स नहीं जुटाते हैं और सिर्फ बॉस से ही हर साल पैसे मांगते हैं। LeeYM8DN ने कमेंट किया है, जब चाइना ऑयल का व्यापार करता है तो वो सेल ऑयल, सेल गैस, डीप सी माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल इंडस्ट्री और स्मेल्टिंग के पूरे सेट में महारत हासिल करता है, जबकि भारत ऑयल का रीसेल करता है और दूसरों के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसकी ताकत स्काई और कुछ अंडरग्राउंड कनेक्शन में यूनाइटेड स्टेट के साथ पूरी तरह से कम्पीट कर सकती है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।